फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि अगर आप कंटिन्यू क्लास से देख रहे होंगे तो पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड, स्किन की इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्टार्ट किया था। तो उसकी 2 क्लासों में हमने स्किन कंप्लीट कर ली थी और फिर मैंने लास्ट में बताया था कि यार एक और टॉपिक बच गया, वुंड हीलिंग। तो मैंने देखा कि वुंड हीलिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में नहीं है, तो मैंने वो स्किप कर दिया। अगर आपको पढ़ना है किसी स्टूडेंट को तो कमेंट करके बता देना, कभी जब भी टाइम मिलेगा तो वुंड हीलिंग पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, जो कि बहुत से मेरे फ्रेंड की कमेंट्स आए थे। ठीक है, कि सर आप ब्लड स्टार्ट करो। ठीक है, तो आज की क्लास में फ्रेंड हम ब्लड स्टार्ट करेंगे। जो भी फ्रेंड इस वीडियो को या इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री क्लास है फ्रेंड, ये जो अभी क्लासेस चल रही है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, इसमें पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट कराई जाएगी। फिर जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, फिर अदर सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें ली जाएगी। पर पहले मेन जो हमारा फोकस है वो फर्स्ट एनाटॉमी कंप्लीट हो जाए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे। तो फ्रेंड, आज हम करेंगे ब्लड स्टार्ट। उससे पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है फ्रेंड। तो ब्लड फ्रेंड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। हम इसको सिस्टम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा कि ब्लड क्या होता है। हम एक तरह से टिश्यू है। ब्लड क्या है? टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे आज। तो इस जो ये टॉपिक है ब्लड वाला, तो इसमें फ्रेंड हम जैसे ब्लड हो गया, ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, सारी बातें इस टॉपिक में करेंगे। तो फ्रेंड, आज की जो फर्स्ट क्लास है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो, तो इसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन ब्लड का और प्लाज्मा की बात की जाएगी। क्या होता है प्लाज्मा, सारी बातें आज इस क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड, क्लास को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा फ्रेंड, ठीक है ना। अगर आप ऐसे देखो कि यार 5 मिनट देख ले, तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि जो मेरी क्लासें होती है ऐसे नहीं होती कि भाई एक लाइन वाला क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है इन क्लासों में, ठीक है ना फ्रेंड। तो हम पूरा एकदम डिटेल में बात करते हैं, जिस भी सिस्टम को पकड़ते हैं उसको पूरा निचोड़ के रख देते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द ब्लड। आज का टॉपिक है फ्रेंड द ब्लड। रक्त, रक्त, रक्त क्या होता है? ब्लड, रक्त। तो फ्रेंड, आज हम इस क्लास में ब्लड की बात करेंगे। क्या होता है ब्लड? तो फ्रेंड, अभी मैंने एक बात बताई थी कि ब्लड क्या होता है। क्या होता है ब्लड? टिश्यू होता है, ब्लड सिस्टम नहीं है। क्या होता है? बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है, और क्या होता है? टिश्यू होता है। तो कौन सा टिश्यू होता है फ्रेंड? ब्लड की हम बात करें तो जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है, बट कौन सा? फ्लूइड वाला कनेक्टिव टिश्यू। फ्रेंड, मैंने कई बार बता दिया आपको, जहां भी कनेक्टिव टिश्यू की बात होती है, या किसी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हो, वो क्या करेगा फ्रेंड? एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने का काम करेगा, या प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो यहां पे ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया? इसके बहुत सारे रीजन है फ्रेंड। यहां पे कुछ मैं रीजन बताता हूं कि किस वजह से हमारे इस ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। सबसे पहले बात करें तो ये बॉडी सिस्टम को क्या करता है? कनेक्ट करता है। हमारे जितने भी बॉडी सिस्टम हैं उनको कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें भी ब्लड सप्लाई होती है, उसमें भी क्या लेके जाता है? न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है। गैसेज का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ब्लड के द्वारा ही होता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेके जाता है, वहां से वेस्ट मटेरियल लेके आता है। कोई भी और दूसरे ऑर्गन की बात कर लो, जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात कर लो, ठीक है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम की बात कर लो, कोई सा भी सिस्टम की बात कर लो सारे बॉडी सिस्टम को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? ब्लड सप्लाई करके, ऑक्सीजन सप्लाई करके, वेस्ट, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट लेके, या और अदर न्यूट्रिएंट सप्लाई करके। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। फ्लूइड तो है ही सही, बट कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। दूसरा क्या करें? इसकी जो एम्ब्रियो
एम्ब्रियोजेनिक स्ट्रक्चर होती है या एम्ब्रियोजेनिक ओरिजिन होता है ना फ्रेंड, जिस प्रकार ये पैदा होता है, जिस प्रकार ये ओरिजिनेट होता है ब्लड, जिस प्रकार कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसी प्रकार ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट हम बात करें कि इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब इसके अंदर जो चीजें पाई जाती है वो भी सेम किसकी तरह होती है, कनेक्टिव टिश्यू के। और भी बहुत सारे कारण है, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे फ्रेंड, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यों कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू तो कह रहे हैं, पर ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। ये बॉडी सिस्टम को कनेक्ट करता है। एम्ब्रियोजेनिक जो इसकी ओरिजिन होती है वो कनेक्टिव टिश्यू जैसी होती है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है ब्लड के अंदर वो भी कनेक्टिव टिश्यू जैसा ही होता है, इसलिए ये एक हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो ब्लड है ना फ्रेंड, पूरी बॉडी में एक कांस्टेंट दर से, बिल्कुल ऐसा नहीं कभी ज्यादा हो गया कभी, वो डिजीज कंडीशन की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जो हमारा ब्लड है हर सिस्टम में, हर पार्ट में जितना जाना चाहिए, किस दर से जाना चाहिए, उसी दर से कांस्टेंट रूप से क्या होता रहता है, बहता रहता है। मतलब उसको उस ऑर्गन तक पहुंचाता रहता है। क्या क्या पहुंचाता रहता है वो भी बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेज होगी। और ये जो ब्लड भेजता है या इस ब्लड को धकेला जाता है उस ऑर्गन तक या उस पार्ट तक, वो कौन काम करता है फ्रेंड, हमारा हार्ट। हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को क्या करता है, एक्सपेल करता है। एक्सपेल करता है या क्या करता है, धकेलता है। एक्सपेल करता है या धकेलता है या प्रोपेल्ड करता है। प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड शब्द आएगा यहां पे। प्रोपेल्ड मतलब धकेलना, उसको आगे भेजता है। कहां पे, हर बॉडी पार्ट पे, जहां हर सेल पे, हर सेल पे ब्लड सप्लाई होगी। अगर वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो सेल मर जाएगी, क्योंकि ब्लड के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती। अब यहां पे देखो फ्रेंड, हार्ट क्या करता है, इस ब्लड को पूरे सिस्टमों में भेजता रहता है। इस ब्लड के साथ साथ, ब्लड तो है ही सही, बट इस ब्लड के साथ साथ क्या क्या चीजें जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ब्लड तो है ही सही, उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजों का क्या करता है फ्रेंड, ब्लड बहुत सारी चीजों का क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है या ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारी चीजों को। कौन कौन सी चीजें भाई जिनको वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें यहां लिख देता हूं मैं। सबसे पहले बात करें गैसेज। गैसेज में ऑक्सीजन, CO2 इनको ले जाता है और वहां से वेस्ट मटेरियल के रूप में लेके आता है। कैसे आता है वो भी मैं बात करूंगा आगे, ठीक है ना, पर याद रखना गैसेज को लेके जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गए फ्रेंड। न्यूट्रिएंट्स कहां से आते हैं, हम जो भोजन करते हैं उनका भोजन का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है। हाईली एक्टिव मेटाबॉलिक ऑर्गन कौन सा है, लीवर, तो वहां से ज्यादा बनते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हो गए। हॉर्मोन्स हो गए फ्रेंड, हॉर्मोन्स को भी लेके जाता है ये, हॉर्मोन्स को लेके जाता है। हॉर्मोन्स कहां से सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाले जाते हैं। उसके बाद क्या क्या, उसके बाद क्या है, गैसेज हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन हो गए, हीट हो गई। हीट को भी क्या करता है फ्रेंड, हमारा ब्लड लेके जाता है। हीट कहां से आती है, जब मैंने स्किन पढ़ाया था आपको फ्रेंड, जो मेटाबॉलिज्म, जब हम भोजन करते हैं फूड से, उससे एनर्जी बनती है, फिर एनर्जी से हीट क्रिएट होती है। वो हीट किसमें रहती है, ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। ठीक है ना, जितना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गन होगा उतनी ज्यादा वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, तो हीट भी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और क्या होता है भाई, बहुत सारी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज या यूं बोल सकते हो वो सेल जो हमारी क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, वो भी इसी के अंदर होती है। आगे बात करेंगे कौन कौन सी होती। ठीक है, कोई भी हमने ड्रग्स ली और कहां जाएगी, वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर ब्लड के द्वारा जिस भी ऑर्गन को जरूरत है उस ड्रग की वहां पे वो पहुंचाएगी। और क्या क्या लेके जाता है भाई हमारा ब्लड, और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे ब्लड में क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। और गैसेज होगी, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, हीट होगी, एंटीबॉडीज होगी, ड्रग्स होगी, प्लाज्मा प्रोटीन होगी। इसके बाद
वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे मान लो टिश्यू में मेटाबॉलिज्म हुआ, वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उप 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 उत्पाद के रूप में वहां से CO2 बनेगी। तो CO2 को लेके कहां पे आएगा? ब्लड, हमारे लंग्स में लेके आएगा। लंग्स से फिर क्या होगा? एक्सपीरेशन के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी CO2। वैसे ही मेटाबॉलिज्म अगर लीवर में हो रहा है तो वहां से क्या बनेंगे? यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, इनके द्वारा फिर इनको किडनी में पहुंचाया जाएगा। किडनी से फिर, किडनी क्या है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो वो क्या करता है? फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी लेके आता है और बाहर हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल करता है। ठीक है, और तो इतनी सारी चीजों को क्या करता है फ्रेंड? हमारा ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है मेरे दोस्तों? ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड हमारा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों होता है कनेक्टिव टिश्यू? ये बात कर ली हमने। ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ये क्या होता रहता है? सर्कुलेट होता रहता है। और सर्कुलेशन का काम, मतलब इसको आगे धकेलने का काम या सर्कुलेशन का काम कौन करता है फ्रेंड? हमारा हार्ट करता है। ठीक है, हार्ट का पंपिंग सिस्टम है, वो आगे ब्लड को फेंकता है। फेंकता मतलब भेजता है। ठीक है, और किस किस चीजों को साथ में लेके जाता है हमारा ब्लड? गैसेज होगी, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, हीट, एंटीबॉडीज, ड्रग्स, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, इन सभी सारी चीजों को वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बनता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद, तो उनको भी क्या है? हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये सारी चीजों का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। अब आगे हम बात करें फ्रेंड, जो हमारा ब्लड है बना होता है, कैसे बनता है, क्या क्या इसके अंदर होती है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो सारी बातें करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने कभी ब्लड पढ़ा होगा तो बढ़िया समझ में आएगा आपको फ्रेंड। फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम आपने 12th पास की और फर्स्ट टाइम अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, पैरामेडिकल वाले हो, तो फर्स्ट टाइम आपको जीरो लेवल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली फ्रेंड। ठीक है ना, अगर कंटिन्यू क्लासेस देखोगे तो। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें फ्रेंड, जो ब्लड बना होता है ना, ब्लड, जो ब्लड का कंपोजिशन है या ब्लड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या कंटेन है, इनके अंदर क्या क्या होते हैं फ्रेंड? मेनली हम ब्लड की बात करें फ्रेंड, मेनली हम ब्लड की बात करें तो एक तो होता है प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा? अभी मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद, रुक जाओ। आज इस क्लास में सिर्फ प्लाज्मा की बात करेंगे। ठीक है ना, और होती है सेल्स, या यूं बोल सकते हो ब्लड सेल्स। क्या होती है ब्लड के अंदर? ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, हमारा जो ब्लड है, होल ब्लड, पूरा ब्लड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक प्लाज्मा होता है, एक बॉडी फ्लूइड होता है, सॉरी ब्लड सेल होती है। प्लाज्मा की बात करें फ्रेंड, जो प्लाज्मा होता है ना, एक फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। इसका जो कलर होता है स्ट्रा कलर का होता है। ये स्ट्रा कलर का मतलब होता है हल्का पीला। स्ट्रा कलर का मतलब होता है फ्रेंड हल्के पीले रंग का, ये होता है प्लाज्मा। हल्के पीले रंग का प्लाज्मा होता है। ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लूइड होता है एक तरह से। ये क्या क्या कंटेन होते हैं वो भी सब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा, बट दिखाई दे रहा है ना आपको क्लियर एकदम फ्रेंड? बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। ठीक है, प्लाज्मा हो गया, हल्के पीले रंग का, स्ट्रा कलर का होता है ये। ठीक है, ये जो प्लाज्मा है ना फ्रेंड, इस पूरे ब्लड का, ये मान लो 100% है ये, तो इसका कितना बनाता है? 55% इस ब्लड में प्लाज्मा होता है। समझ रहे हो? ये पूरा जो ब्लड है वो 100% है, मान लो पूरा जो ब्लड बहता है हमारी बॉडी में, उसका 55%, 55% जो इसका जो एक तरह से रेशो बनाता है, वो कितना बनाता है? 55%। और जो ब्लड सेल होती है ये बनाती है 45%। कितनी बनाती है? 45%। यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल से ही मिलके बना होता है। ठीक है, इन दो चीजों से मिलके बना होता है। और बाकी चीजों को तो क्या करता है? वो अपने साथ लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, यहां पे क्या करेगा? इन चीजों से मिलके बना होता है। प्लाज्मा की बात हो गई, फ्लूइड जैसा होता है, स्ट्रा कलर का होता है। ब्लड सेल की बात करें फ्रेंड, तो यहां पे 3 प्रकार की ब्लड सेल पाई जाती है। एक होती आरबीसी, जिसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल।
क्या बोला जाता है फ्रेंड? रेड ब्लड सेल। ये रेड है मतलब इसी वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। इसको क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट सेल्स। इरिथ्रोसाइट सेल्स भी बोला जाता है इसको। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में। व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स। तीसरी होती है मेरे दोस्तों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट, इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। तीन सेल होगी फ्रेंड मेरे दोस्तों, यहां पे तीन सेल होती है हमारे जो ब्लड का जो 45% बनाते हैं ब्लड सेल, उसमें तीन सेल्स होती है मेरे दोस्तों। थ्रोम्बोसाइट होगी जिनको प्लेटलेट बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल होगी ल्यूकोसाइट, और इरिथ्रोसाइट सेल। आरबीसी क्या करती है? इसकी वजह से लाल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर होता है, वो आगे बात करेंगे सारी, है ना। जो क्या है वो हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से क्या लेके जाता है वो प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को उसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, वही ऑक्सीजन लेके जाता है। सारी बात करेंगे फ्रेंड। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इम्यून सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, प्लेटलेट आपने नाम सुना होगा, डेंगू हो गया। ठीक है, डेंगू में क्या होती है? प्लेटलेट डाउन हो जाती। जब भी ब्लीडिंग होती है ना फ्रेंड, हमारे ब्लड का जो थक्का बनता है वहां पे प्लेटलेट और जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं हमारे ब्लड में, वो उस थक्के को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो आगे सारी बात करेंगे, आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, उससे पहले थोड़ी बात करें प्लाज्मा क्या होता है और सेल क्या होता है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं फ्रेंड आपको। जैसे मान लो, ऐसे समझा देता हूं। जैसे मान लो एक आपने ब्लड सैंपल लिया, कभी अगर आपने हॉस्पिटल में देखा हो, कभी किसी के साथ कोई ब्लड सैंपल लिया, और उस ब्लड सैंपल को लेके आपने एक वाइल में लिया। ठीक है, जैसे वाइल में लिया ना मेरे फ्रेंड, जैसे मान लो ये वाइल है, इसमें ब्लड सैंपल लिया, तो इसमें क्या होगा? अगर एंटीकोगुलेंट नहीं है, अगर एंटीकोगुलेंट नहीं है और एंटीकोगुलेंट है तो क्या होगा? यहां पे हम बात करें, हमने ब्लड लिया इस वाइल में, और इसमें क्या है? एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट क्या होते हैं फ्रेंड? एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट का मतलब होता है जमना, और एंटी का मतलब होता है उसके विरोध में, यानी ब्लड को जमने से रोकने वाला सबस्टांसेज, या उसको रोकने वाला दवाई, या उसको रोकने वाली मेडिसिन, या उसको रोकने वाला केमिकल, उसको क्या बोला जाता है? एंटीकोगुलेंट। जैसे मान लो हॉस्पिटलों में ज्यादातर यूज की जाती है ईडीटीए वाइल। ईडीटीए वाइल क्या होती है? ईडीटीए वाइल दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड? ये दिखाई दे, हाँ, ईडीटीए वाइल। इसका फुल फॉर्म होता है ईडीटीए का इथाइलिन, ये डाई है, इथाइलिन डाई एमिनेट ट्रा एसिटिक एसिड, यही होता है ना, इथाइलिन डाइएमिनेट, इथाइलिन डाइएमिनेट ट्रा एसिटिक एसिड, ये होता है इथाइलिन डाइएमिनेट ट्रा एसिटिक एसिड, ये होता है फ्रेंड ईडीटीए। ईडीटीए वाइल है, ये क्या होता है? एक एंटी कोएगुलेंट होता है, मतलब ब्लड को जमने से रोकता है, क्लोट बनने से रोकता है। जैसे आपने इसमें वाइल में ब्लड लिया, ये जो ब्लड लिया ना आपको, उसको हम बोलते हैं, जो भी हम सैंपल निकालते हैं फ्रेंड, वो जो ब्लड होता है हूल ब्लड होता है, उसमें सेल भी होती है, उसमें प्लाज्मा भी होता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हूल ब्लड। आपने इसमें क्या लिया? हूल ब्लड लिया। क्या लिया फ्रेंड? हूल ब्लड इसमें लिया। हूल ब्लड जैसे इसमें लिया ना, इसके अंदर क्या है फ्रेंड? एंटी कोएगुलेंट है। ठीक, ईडीटीए, इसमें एंटी कोएगुलेंट है, ईडीटीए वाइल है ये। ठीक है, जैसे ही इसमें ब्लड लेंगे ना फ्रेंड, तो जो ये हो गया हमारा प्लाज्मा, एक तरह से ये प्लाज्मा है,
ये पूरा प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा, यूं सोचो ये प्लाज्मा, एक तरह से ये क्या है, क्लोट बन गया और ये बन गया प्लाज्मा। ये ब्लड लिया आपने, और जो सेल होती है ना फ्रेंड, सेल, वो क्या होती है, सेल। ये सेल, ब्लड क्लोट नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, ये जो सेल है ना इस प्लाज्मा में नीचे बैठ गई, यहां पे क्या हुआ, ये बैठ गई। ये होता है प्लाज्मा और ये होती है सेल, ब्लड सेल। क्या होती है फ्रेंड, ये होती है ब्लड सेल। ये क्यों बैठ गई, क्योंकि ये जो ब्लड सेल होती है, ये वाली ब्लड सेल, ये इस प्लाज्मा से भारी होती है। कभी देखा होगा, ईडीटी की बात की है मैंने, ब्लड क्लोट नहीं हुआ है, क्लोट को तो रोक ही दिया। जैसे हम इस वायल को हिलाएंगे वापिस, वापिस ये ब्लड सेल इसमें मिल जाएगी और वापिस क्या बन जाएगा, फुल ब्लड बन जाएगा। मतलब यहां क्लोट नहीं बना। क्लोट कब बनेगा वो मैं आगे बात करूंगा, और उसमें प्लाज्मा नहीं बनेगा, और चीज बनेगी। क्या बनेगी वो बात करेंगे। तो ये होता है मेरे दोस्तों प्लाज्मा, और ये होती है ब्लड सेल। ब्लड सेल भारी होती है प्लाज्मा से, इसलिए क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। ब्लड सेल क्या होती है, भारी होती है, इसलिए नीचे बैठ जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। ठीक है, ये समझ में आ गया एग्जाम्पल। अब यहां पे हम बात करें कि हमारे अंदर कितना ब्लड पाया जाता है, कि महिलाओं में कम पाया जाता है, पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, मेल में ज्यादा पाया जाता है, या बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, कितना ब्लड होता है, कितने लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो ब्लड की बात करें ना फ्रेंड, जो ब्लड होता है हमारी बॉडी का, बॉडी वेट का जो ब्लड होता है, वो बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है, 7%। एक एडल्ट में, एक मेल की बात कर रहा हूं मैं, मेल में, एक एडल्ट में जो बॉडी वेट का बनाता है हमारा ब्लड, वो 7% बनाता है। 7% मीन्स, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है, एक एवरेज वजन 70 किलो माना जाता है, तो 70 किलो का जो 7% होगा वो 5.5 एंड 5.6 के आसपास होगा, यानी 5.6 लीटर हमारे अंदर ब्लड होता है। मतलब एक तरह से वेट होता है 5.6, इतना बॉडी वेट बनाता है ये हमारा ब्लड। कितना बनाता है समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा। बॉडी वेट का कितना बनाता है, 7%। अगर मान लो किसी व्यक्ति का 100 किलो वजन है, तो उसमें 7 लीटर ब्लड होगा। समझ गए। एवरेज वेट की बात करें तो हम 70 किलो की बात कर रहे हैं, 70 केजी की। अगर 70 केजी का कोई व्यक्ति है तो उसमें जो ब्लड वेट होगा वो 5.6 लीटर होगा। कितना होगा, 5.6 लीटर। अब ये जो है ना, ये जो एवरेज, ये फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, फीमेल में थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। 7% की जगह 6% ही मान लो, इतना होता है, कम होता है। और ये जो है, ये चिल्ड्रन में, बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है, 8% मान लो, 9% मान लो। फीमेल में कम होता है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारी बॉडी वेट का जो ब्लड बनाता है वो 7% बनाता है मेल में, बट फीमेल में कम होता है, 6% मान लो, 5% मान लो। बच्चों की बात करें चिल्ड्रन की, वो थोड़ा ज्यादा बनाते हैं, 7% से ज्यादा, 8 मान लो, 9 मान लो। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये बॉडी वेट की बात हो गई। अब यहां हम बात करें कि जो हमारा ब्लड, टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम जिसमें सब आगे, ब्लड वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम, पूरा जो ब्लड बनता है, पूरा जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, यहां ब्लड वॉल्यूम की बात करें हम, मतलब कितना ब्लड है अंदर, ये तो बॉडी वेट के हिसाब से होगा। मान लो मेल की हम बात करें फ्रेंड, मेल की, तो जो ब्लड वॉल्यूम होता है 80 ml पर केजी बॉडी वेट। एक जो एडल्ट है उसका अगर एक, मतलब किलो के हिसाब से, 1 किलो में, 1 किलो का बॉडी वेट के हिसाब से उसमें 80 ml होगा। मान लो उस व्यक्ति का वजन 70 किलो है, तो ये कितना ml हो जाएगा, 5600 ml, यानी
5.6 लीटर। तो जो ब्लड है हमारे अंदर वो कितना होता है 5.6 लीटर। किसमें? मेल में। मेल की बात की मैंने, मेल की बात की। यहां फीमेल की बात करूं मैं फ्रेंड, फीमेल की बात करूं, फीमेल में भी क्या बात की थी, थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा सा क्या होता है तो कम होता है, तो वो कितना हो सकता है 70 ml पर केजी। तो वो कितना हो गया 70 ml पर केजी। 70 की तो वेट होगा ना, 70 ml पर केजी। यहां पे वेट मैंने कितना माना है 70 किलो। ठीक है, 70 किलो नॉर्मल माना है, फीमेल भी 70 किलो की, मेल भी 70 किलो का माना है। तो यहां पे 4.9 लीटर कितना हो जाएगा 4.9 लीटर ये पाया जाएगा फीमेल में। तो ये वेरिएशन होता है मेल और फीमेल में, थोड़ा सा इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ज्यादातर देखा होगा आपने एनीमिक महिलाएं होती है ज्यादातर। ठीक है, वो क्यों होती है वो आगे बात करेंगे। इसमें ब्लड वॉल्यूम का नहीं है, इसमें आरबीसी का है, एचबी कितना है उस पर डिपेंड करता है। कहां से ब्लड लॉस ज्यादा, फीमेल में ज्यादा ब्लड लॉस होता है, जैसे मेन्स्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी के टाइम में, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ आपको याद रखना है कि भाई जो हमारा ब्लड है बॉडी वेट का 7% बनाता है। कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो उसमें 5.6 लीटर या 5.6 लीटर वेट बनाएगा हमारी बॉडी में। ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो मेल में 80 ml पर केजी के हिसाब से पाया जाता है, तो 5.6 लीटर मेल में पाया जाएगा और फीमेल में पाया जाता है 4.5, 4.9। और बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ये वॉल्यूम या ये बॉडी वेट कम होता जाता है। जैसे एडल्ट होगा तो इसी रेंज में आ जाएगा, फिर वो 7% वाली रेंज में ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे हमेशा जो हमारा ब्लड होता है ना फ्रेंड, ब्लड हमेशा क्या रहता है, नेवर स्टॉप। कभी हमारा ब्लड जो फ्लो होता है कभी स्टॉप नहीं होता। अगर ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया तो वहां की सेल क्या होगी, उस किसी भी सेल के पास या किसी भी टिश्यू में अगर ब्लड सप्लाई स्टॉप होगी तो वो क्या होगी, डेड हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उसकी। वहां पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो ये हमारा जो ब्लड है पूरे शरीर में घूमता रहता है कांस्टेंट दर से। और ये घूमता है ना फ्रेंड तो बहुत सारी चीजों को कवर करता है, बहुत सारे फंक्शंस करता है। क्या करेगा फंक्शंस, फंक्शंस क्या करेगा, किसमें बहता है, हाँ पहले तो ये बताओ किसमें बहता है, ये ब्लड वेसल्स में। किसमें बहता है हमारा ब्लड, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, आर्ट्रियोल्स, वेन वेन वेन्यूल्स, कैपिलरीज। ठीक है ना, बहुत सारे जो कैपिलरी छोटी चीज, छोटी वेसल्स होती है। ठीक है, इन सब में क्या बहता है, ब्लड बहता है। किसी में प्योर बहता है, वेन है तो इम्प्योर बहेगा, और आर्टरी है तो उसमें प्योर ब्लड बहेगा। ठीक है ना, तो ये जो ब्लड बहता है बहुत सारे काम करता है। एक तो क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता रहता है, रेगुलेट करता है। मैंने जब स्किन पढ़ाई थी तो वो ब्लड सप्लाई आई डर्मिस में, उसने ही तो क्या किया, ब्लड सप्लाई कम ज्यादा होती है तभी वहां पे रेगुलेट होता है। जैसे ब्लड सप्लाई बढ़ी वहां डर्मिस में, क्या हुआ था, ब्लड सप्लाई बढ़ गई थी, वहां स्वीट ग्लैंड सीक्रेट हुई, पसीना आया, बॉडी ठंडी हो गई। ठीक है ना, तो वो क्या कर रही है, एक तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। उसके साथ साथ ही किस ऑर्गन में कितना वाटर देना है, किस पार्ट में कितना पानी जाएगा, वो भी कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है अभी मैं बात बताऊंगा। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होते हैं फ्रेंड, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं, इस ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे ब्लड ये क्या करती है, पीएच, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड पाए जाते हैं उनकी पीएच को भी क्या करती है। पीएच क्या होती है फ्रेंड, पीएच होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अभी बात करूंगा पीएच क्या होती है, मैं बता दूंगा थोड़े, अभी आएगी पीएच थोड़ी देर बाद तो पूरा बताऊंगा पीएच क्या होती है। ठीक है, लास्ट तक बने रहना। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अभी बताऊंगा भी पीएच क्या होती है। तो ये पीएच को भी
क्या करता है, जैसे अगर वहां CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई तो वहां पे ऑक्सीजन ले जाएगा, तो CO2 क्या करेगी, पीएच बढ़ाएगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन जाते पीएच कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी मैं बात करूंगा। तो ये क्या करता है, ब्लड बॉडी में जितने भी फ्लूइड पाए जाते हैं उनकी भी क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है, पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब यहां पे देखो मैंने बताया था ना आपको, टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया उसने, वही स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म, वहां से क्या होती है, हीट प्रोडक्शन होती है। स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां से भी क्या होती है, हीट प्रोडक्शन होती है, जिससे क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, बताया था मैंने स्किन पढ़ाई जब। तो इस प्रकार ये क्या करता है फ्रेंड, हमारी उसका क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। और जो हीट प्रोडक्शन होती है सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिक ऑर्गन है, जैसे मान लो कि लीवर है, तो उस लीवर में जैसे मेटाबॉलिज्म के लिए वहां से एनर्जी भी चाहिए ना, तो मेटाबॉलिज्म जैसे ग्लूकोज हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, लीवर को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जब जाके वो मेटाबॉलिक एक्टिव रहेगा, ठीक है ना, तो वो एमिनो एसिड हो गए, ठीक है, वहां पे वो क्या करता है, वहां पे लीवर तक पहुंचाता है, कौन, ये ब्लड, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी जा रही है लीवर में, तो वहां पे क्या पहुंचाता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गए, है ना, बहुत सारी चीजें हो गई, जिससे क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जिससे हीट प्रोडक्शन होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। यहां पे हम बात करें जो टोटल वॉल्यूम है ब्लड का, टोटल वॉल्यूम और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर जो चीजें पाई जाती है, या ब्लड वॉल्यूम और कॉन्स्टिट्यूएंट, इनको भी क्या रखता है हमारा ब्लड, इनको भी क्या मेंटेन रखना पड़ता है, इनको भी क्या रखना पड़ता है फ्रेंड, मेंटेन रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया इसके अंदर की चीजें कम हो गई, या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया इसके अंदर की चीजें जितनी होनी चाहिए, जैसे 45% प्लाज्मा है तो प्लाज्मा ही रहना चाहिए, 55% प्लाज्मा है तो प्लाज्मा ही रहना चाहिए, 45% सेल है तो सेल ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा हो गई कोई कम हो गई, डिजीज कंडीशन की बात अलग होती है। ये सारी चीजें जो होती है ना फ्रेंड, ये किसके द्वारा होती है फ्रेंड, ये होती है, एक मैकेनिज्म होता है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म क्या होता है फ्रेंड, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ये सब चीजें होती है ना जो भी सेल्फ रेगुलेटिंग हो रही है, ये एक तरह से क्या है फ्रेंड, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म ही है। क्या है, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है फ्रेंड, एक तरह से ये क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। क्या है, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म, जैसे मैंने बताया कि अभी जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, और उसके अंदर जो भी ब्लड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं वो क्या रहते हैं, एक तरह कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं कि चलो हो जाए वो डिजीज कंडीशन बात है, ऐसा नहीं कि प्लाज्मा बढ़ गया और सेल कम हो गई, ठीक है, या सेल बढ़ गई प्लाज्मा कम होगा, वो डिजीज कंडीशन की बात हो। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूं, उसमें क्या होंगे, ये एकदम प्रॉपर मात्रा में होंगे। तो उस प्रॉपर मात्रा को जो रेगुलेट करता है वो एक कौन करता है, ये मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। ये सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, एक तरह से प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। इसमें जैसे मान लो कोई चेंज हुआ, बॉडी के अंदर कोई चेंज हुआ या ब्लड के अंदर कोई चेंज हुआ, ठीक है, यहां से क्या होगा फ्रेंड, स्टिमुलेशन मिलेगा रिसेप्टर द्वारा, रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। ये कहां लेके जाएंगे, जिस भी टाइप का चेंज हुआ है, मान लो टेम्परेचर में चेंज हुआ तो कहां जाएगा, हाइपोथैलेमस में। कार्डियक में कोई चेंज हुआ है तो कहां जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा में। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई चेंज हुआ तो भी मेडुला ऑब्लांगेटा में, जो भी सेंटर होगा उसका। तो यहां पे जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कंट्रोल, यहां पे जाएगा। यहां भाई साहब इसने क्या किया, इसको परखा जांचा कि यार क्या चीज हो रही है, यहां पे चेंज हो रहा है, तो यहां से इफेक्टर बोलो या इफेरेंट, जैसे हमने बात की थी ना, इफेरेंट नर्व, मोटार नर्व आती थी ब्रेन से,
वहां से इंपल्स लेके ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट, तो यहां भी इफेक्टर के पास आएगा, जो भी ऑर्गन अफेक्ट हुआ है उस ऑर्गन पे ये क्या है, ये कंट्रोल ऑफ सेंटर यहाँ पे इंपल्स भेजेगा और फिर इस चेंज को क्या है, सही करेगा। जो भी चेंज हुआ है, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो कम करेगा, हार्ट रेट बढ़ी तो कम करेगा, ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया तो कम करेगा, प्लाज्मा बढ़ गया तो कम करेगा, सेल बढ़ गई तो कम करेगा, या कोई प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ गया तो कम करेगा। तो ये क्या है फ्रेंड, किसके द्वारा होता है, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के द्वारा ये चीजें होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। तो ये तो मेरे दोस्तों अभी तो बात हुई है नॉर्मल ब्लड की, एक जनरल बात की है क्या क्या होता है, कितना ब्लड होता है, ये सारी बात की। तो आज हम जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ये तो एक जस्ट इंट्रो हुआ है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। अभी मैंने बताया दो चीजों से मिलकर बना होता है हमारा ब्लड, प्लाज्मा और ब्लड सेल से। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्लाज्मा की। अब पढ़ेंगे हम ब्लड प्लाज्मा या प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड, बीच में छोड़ के क्लास मत जाओ। अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, कुछ हाथ में नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक पॉइंट में एक लाइन में समझाने वाला आदमी नहीं हूं यार। मुझे एक लाइन में समझाना नहीं आता, थोड़ा लंबा चलेगा मामला। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा बताया था मैंने क्या होता है। जैसे ही हम किसी ब्लड को, होल ब्लड को वायल में लेंगे, उसमें एंटीकोगुलेंट मिला हुआ है, तो जैसे ही वो क्लॉट नहीं बनेगा, बट उसकी जो सेल होगी ब्लड की वो नीचे बैठ जाएगी, और जो ऊपर जो लिक्विड, स्ट्रा कलर का जो लिक्विड आपको दिखेगा वो होता है प्लाज्मा। स्ट्रा कलर यानी हल्के पीले रंग का। ठीक है, तो प्लाज्मा की मैंने बात की फ्रेंड। प्लाज्मा क्या बनाता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड का, ब्लड का सबसे ज्यादा पार्ट बनाता है। कितना परसेंट? 55%। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 55% बनाता है। और इसका जो कलर होता है स्ट्रा कलर का होता है, स्ट्रा कलर का हल्का पीला रंग का, हल्के पीले रंग का होता है ये। ठीक है, स्ट्रा कलर का होता है प्लाज्मा और हल्के पीले रंग का होता है। जो प्लाज्मा है ना फ्रेंड, किससे मिलके बना होता है? प्लाज्मा की बात करें, इसका इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं, या इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंपोजिशन बोल दो या कॉन्स्टिट्यूएंट बोल दो, कंपोजिशन बोलो, कंपोजिशन लिख देते हैं। किससे बना होता है हमारा प्लाज्मा? सबसे पहले हम बात करें, जो प्लाज्मा होता है फ्रेंड, वाटर। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? वाटर होता है। 90 से 92%, 92% 90 से 92% तक क्या होता है? इसमें पानी होता है। पानी से बना होता है ये पूरा, पूरा मीन्स आ गया पूरा है। पर जो इसमें जो 7-8% जो भी चीजें पाएगी वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें पाई जाती है। अब ये जो वाटर है ना फ्रेंड, यही वाटर क्या करता है? बहुत सारी चीजों को अपने साथ ले जाता है, बहुत सारी चीजों को डिजोल्व करता है अपने अंदर, डिजोल्व करता है, और साथ में बहुत सी डिजोल्व भी हो जाती है, कुछ डिजोल्व नहीं होती तो उसके साथ साथ लटकती झूलती हुई आगे चली जाती है ब्लड में। जहां भी ये ब्लड जाएगा या प्लाज्मा जाएगा उसके साथ साथ जाती। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके साथ साथ जाएगी? तो यहां पे प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं फ्रेंड, आगे बात करेंगे। ये जो इसका जो पार्ट बनाएगी, इसका जो अनुपात बनाएगा वो 7% क्या होती है इस प्लाज्मा में। इस ब्लड का 7% नहीं, प्लाज्मा का। ठीक है, क्योंकि ब्लड का 55% तो यही है, और प्लाज्मा ये 100 है, तो 100 में से 90 और 92 तो वाटर ही बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है प्लाज्मा, और 7% बना हुआ है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से। किससे बना हुआ है फ्रेंड? हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो 1%, 1 से 2% के आसपास उसमें पाई जाती है। कौन कौन सी चीजें होती है? जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, इन सबको डिटेल में बात, इन सबकी डिटेल में बात करूंगा मैं। इलेक्ट्रोलाइट हो गए, गैसेज हो गई,
हॉर्मोन्स हो गए, और हॉर्मोन्स हो गए, न्यूट्रेंट्स, कौन कौन से न्यूट्रेंट्स होते हैं वो भी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, गैसेज होगी, हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है, न्यूट्रेंट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ठीक है। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी में प्लाज्मा में घुल के आते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड, ये कितना होता है, 1 से 2% के आसपास होता है प्लाज्मा में, वाटर 90 to 92%, और जो प्लाज्मा होता है फ्रेंड वो होता है 7, प्लाज्मा प्रोटीन 7%। प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है फ्रेंड, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो 3 टाइप की होती है, अभी बात करते हैं कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट हो गए, गैसेज होगी, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं भी बात करेंगे, गैसेज कौन कौन से गैसेज को ले जाता है, कैसे ले जाता है, कौन ले जाता है, सारी बात करेंगे, कौन से हार्मोन को लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीजों को क्या है, इससे मिलके बना होता है, ये सब चीजें इसके अंदर होती है, इस हमारे प्लाज्मा के अंदर, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन की, क्या होती है प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन की, ठीक है फ्रेंड। तो अब मिटा दो नहीं है, अब बात करेंगे हम प्लाज्मा प्रोटीन की, यहां लिख देता हूं। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें फ्रेंड, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, यहां प्लाज्मा प्रोटीन की मैं बात करूं तो फ्रेंड, प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन होती है, यहां पे 3 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ठीक है, और क्लोटिंग प्रोटीन, या इसको बोलेंगे क्लोटिंग फैक्टर, क्या बोलेंगे इसको, क्लोटिंग फैक्टर। और इस क्लोटिंग प्रोटीन में किसकी बात करेंगे हम, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो 3 टाइप की होती है फ्रेंड, मेनली 3 टाइप की होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये भी 2 टाइप की होती है, कौन सी होती है अभी हम बात करेंगे। एक होती है क्लोटिंग प्रोटीन, क्लोटिंग प्रोटीन बहुत सारी, क्लोटिंग प्रोटीन जो क्या करती है, हमारे ब्लड का थक्का बनाती है, थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो क्लोटिंग प्रोटीन होती है। यहां पे फाइब्रिनोजन मेन है, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है फाइब्रिनोजन, इनको क्लोटिंग फैक्टर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्लोटिंग फैक्टर, जिनकी हम जब प्लेटलेट पढ़ाएंगे ना सेल, तब बात करेंगे, थोड़ी सी बात कर लेंगे अभी, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की फ्रेंड, ये 3 टाइप की होती है। यहां पे आप देख रहे हो ना फ्रेंड, जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ दी, जितनी प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे ज्यादा जो प्लाज्मा प्रोटीन बनती है वो लीवर में बनती है, कहां बनती है फ्रेंड, लीवर में सिंथेसिस होती है, इनका जो सिंथेसाइज होता है लीवर में सिंथेसिस होती है, कौन, प्लाज्मा प्रोटीन। बट यहां पे अपवाद है, यहां पे क्या है, अपवाद है फ्रेंड, कहां बनती है प्लाज्मा प्रोटीन, ज्यादातर लीवर में बनती है, क्योंकि लीवर क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिव है, मेटाबॉलिक एक्टिव है, तो सब ज्यादा वहां बनाता है। इन प्लाज्मा प्रोटीन को हम क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, ब्लड प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट यहां पे अपवाद है, एक्सेप्शन, क्या अपवाद है, इस ग्लोबुलिन में 2 कैटेगरी आती है, एक होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, एक होती है ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन, जो ट्रांसफर का काम करती है, ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन। इस इम्यूनोग्लोबुलिन को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन को, इसकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इनको एंटीबॉडी भी बोला जाता है, एंटीबॉडीज, क्या बोला जाता है, एंटीबॉडीज। ये कहां से सिंथेसाइज होती है, ये होती है फ्रेंड
बी लिम्फोसाइट सेल से। कहां से होती है? बी लिम्फोसाइट सेल। बी लिम्फोसाइट क्या है? एक इम्यून सिस्टम की सेल है। और ये जो इम्यूनोग्लोबिन है ये क्या करती है? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एंटीबॉडीज हैं तो माइक्रोब से लड़ने की, माइक्रोऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। यहां बी लिम्फोसाइट क्यों बोला? बी का मतलब होता है फ्रेंड बोन मेरो। इसका जो ये जो डेराइव्ड होती है, इसका ओरिजिन होता है, वो कहां से होता है? बोन मेरो से होता है। कहां से होता है मेरे फ्रेंड? बोन मेरो से होता है, इसलिए इसको बी बोला जाता है। बी लिम्फोसाइट अलग अलग प्रकार की होती है। यहां पे बी लिम्फोसाइट है, वो इस इम्यूनोग्लोबिन को बनाती है। ये इम्यूनोग्लोबिन एक अपवाद है जो लीवर के द्वारा नहीं बनता, बाकी सब लीवर के द्वारा बनते हैं, बट ये इम्यूनोग्लोबिन है, ये किसके द्वारा बनता है? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा बनता है फ्रेंड? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। अब यहां पे देखो बन गया। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती है यार? क्यों जरूरत है प्लाज्मा प्रोटीन की ब्लड में? जो प्लाज्मा प्रोटीन है मेरे फ्रेंड, इधर प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती है? प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती है? हमारे ब्लड का क्या करती है? ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या रखती? मेंटेन रखती है। क्या रखती? मेंटेन रखती है। जो प्लाज्मा प्रोटीन है, दिखाई दे रहा है उधर आपको? दिख रहा है? गुड। जो प्लाज्मा प्रोटीन है फ्रेंड, वो क्या करती है? प्लाज्मा प्रोटीन हमारे जो ब्लड है, या यूं बोलो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा पूरा ब्लड का ही करेगी ना, पूरा ब्लड का, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करती है? मेंटेन रखती है। कैसे रखती है? मेंटेन रखती है। मेंटेन कैसे रखती है वो बात करते हैं। मेंटेन कैसे रखेगी अभी मैं बताऊं। मेंटेन मतलब संतुलित रखती है। कितना फ्लूइड टिश्यू में देना है, कितना फ्लूइड हमारे पास रखना है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर किससे रिलेटेड है? फ्लूइड से रिलेटेड है। किस प्रकार है मैं समझाता हूं अभी। जैसे मान लो ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है, ये टिश्यू या सेल है, ठीक है। यहां पे जो फ्लूइड होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड? इंटरस्टीटियल फ्लूइड। समझ में आ रहा है? इसके अंदर होगा सेल के अंदर इंट्रासेलुलर, सेल के जो बाहर होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही पार्ट है। इसके अंदर वेसल्स के अंदर कौन सा होगा? इंट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल के अंदर इंट्रावेस्कुलर, बाहर होगा इंटरस्टीटियल, ठीक है। सेल के अंदर कौन सा है? इंट्रासेलुलर, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर के दो फ्लूइड के टाइप है, ठीक है। अब यहां पे प्लाज्मा प्रोटीन है, इसके अंदर क्या है फ्रेंड? इसके अंदर क्या है? इस ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है। अब तो ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती है? ओस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है, और एक प्रेशर इसकी दीवार पे, वेसल्स की दीवार पे क्रिएट रहता है, जिससे क्या होता है? इसके अंदर का फ्लूइड बाहर नहीं आ पाए ज्यादा, जितना चाहिए उतना ही, और ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बाहर नहीं आ जाना चाहिए, उसको मेंटेन रखती है, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड को बाहर आने से रोकती है, ठीक है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कैसे करती है, और क्या होगा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। अगर मान लो प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गई, प्लाज्मा प्रोटीन कम कैसे होगी? या तो ब्लड लॉस हो रहा हो, ठीक है, या फिर जहां से प्लाज्मा प्रोटीन बन रही लीवर से, वहां से उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो जैसे ही इसमें प्लाज्मा प्रोटीन कम होगी हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल के अंदर है ब्लड, इसमें जैसे प्लाज्मा प्रोटीन कम होगी तो यहां से ये जो प्रेशर था, ये नेगेटिव प्रेशर, वो खत्म हो जाएगा, और यहां से फ्लूइड, इधर से फ्लूइड बह के कहां आ जाएगा? इस टिश्यू में या इंटरस्टीटियल फ्लूइड में आ जाएगा, और वहां पे इंटरस्टीटियल फ्लूइड क्या है? इकट्ठा हो जाएगा, या यूं बोलो टिश्यू में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, सेल में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, और उस कंडीशन को बोलेंगे ओडिमा। ओडिमा बोलेंगे, सूजन आ जाएगी उस टिश्यू में,
वहां पे क्या हो जाएगा, ओडिमा हो जाएगी, या यूं बोल सकते हो जनरलाइज्ड ओडिमा, यानी पूरी बॉडी में सूजन आ सकती है, क्योंकि ब्लड वेसल सब जगह होती है, सब जगह ब्लड सप्लाई होती है, तो पूरी बॉडी में क्या होगा फ्रेंड, सूजन आ सकती है, टिश्यू में आ सकती है, बॉडी कैविटीज में पानी भर सकता है। ठीक है ना, कब, जब ये आपको पता होगा किसी पेशेंट के पानी बढ़ जाता है या बॉडी फ्लूइड स्वेलिंग होती है तो एल्बुमिन प्रोटीन देते हैं, एल्बुमिन देते हैं ना, एल्बुमिन। तो जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। क्या करने में, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में, प्रासरण दाब बोलते हैं इसको। ये एल्बुमिन चढ़ाते हैं ना, एल्बुमिन की एक बोतल आती है, ठीक है ना, तो वो चढ़ाते हैं, वो क्या करती है, इस स्वेलिंग को यहां प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ा देगी, जिससे प्लाज्मा प्रोटीन बन जाएगी और क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, ये फ्लूइड इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये स्वेलिंग कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे तीनों की बात कर लेते हैं, तीन प्लाज्मा प्रोटीन की बात की ना हमने, ठीक है, तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करती है भाई, एल्बुमिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे ब्लड में, या सॉरी यूं बोल दो प्लाज्मा में, आप प्लाज्मा में ब्लड का पार्ट है, यूं ब्लड भी बोल सकते हो कोई जी। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन्स, ये क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इस प्लाज्मा प्रोटीन का, जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन है उसका 60% बनाती है, मतलब 60% ये पाई जाती है, बाकी जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो 40% पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाएगी वो ये पाई जाती है, और ये फ्रेंड क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस प्रकार ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है मैंने समझा दिया यहां पे, ठीक है, यहां पे समझा दिया। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन, ये एल्बुमिन है, ये क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, साथ ही ये बहुत सारी चीजों को अपने साथ बाइंड करती है, जैसे फैटी एसिड, फैटी एसिड हो गए, कुछ ड्रग्स हो गई, और कुछ हॉर्मोन्स हो गए, खास करके स्टीरॉइड। ये क्या करती है, इन सबको अपने साथ बांध लेती है एल्बुमिन, और जिस भी जहां भी ब्लड जाता है वहां पे सप्लाई करती रहती है। ठीक है, एल्बुमिन की बात हो गई। दूसरी हम बात करें फ्रेंड, ग्लोबुलिन, दूसरी हम बात करें ग्लोबुलिन, दूसरी प्रोटीन की बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन दो टाइप की कैटेगरी है इसकी, या दो ग्रुप बोल सकते हो ग्लोबुलिन के, ग्लोबुलिन्स, इसके दो टाइप है फ्रेंड। अभी मैंने बताया था ना दो टाइप, कौन कौन से टाइप थे। फर्स्ट की हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज भी बोला जाता है। एक तरह से क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, और कहां से बनती है, बी लिम्फोसाइट सेल से। इसको कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट, कौन बनाता है फ्रेंड, बी लिम्फोसाइट सेल, जो बोन मेरो से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये जो दूसरी भी लिख देता हूं, दूसरी होती है फ्रेंड ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट, हाँ सॉरी, ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन। ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन क्या करती है फ्रेंड, ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन क्या करती है, ये क्या करती है फ्रेंड, बहुत सारे मिनरल साल्ट, हॉर्मोन्स इत्यादि को क्या करती है, ये ब्लड स्ट्रीम में घोल लेती है, मतलब ब्लड में, ब्लड के साथ लेके कहां ले जाती है, ये ऑर्गन तक या बॉडी पार्ट तक क्या करती है, ट्रांसफर करती है। क्या करती है फ्रेंड, ट्रांसफर करती है इनका, एक जगह से दूसरी जगह में, जहां भी जरूरत है उसकी, जिस भी जगह में उसको ले जाना है। जैसे मान लो कोई हार्मोन है, जिस हार्मोन कहां सीक्रेट होगा एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिस एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट हो वहां से डायरेक्ट ब्लड में आया, फिर वहां से वो किस जगह में उसको जाना है वहां पहुंचाती है, कौन,
ये ट्रांसफर ग्लोबुलिन। तो यहां पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन है फ्रेंड, ये क्या करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ही कोई भी माइक्रोब जाता है, एंटीजन जाता है, एंटीजन जाता है, तो ये जो क्या होती है, एंटीबॉडी इसको किल कर देती है। एंटीजन जाता है, ये एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है, एक्टिव हो जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये क्या हो, इस एंटीजन को किल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमें इम्यूनिटी मिलती है। कोई भी माइक्रोब्स को ये क्या करती है, किल कर देती है, या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, उसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। अब यहां पे देखो, ये कौन सी है, ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन। तो ये क्या करती है, हार्मोन को, जैसे मान लो एक ग्लोबुलिन होती है, जैसे मान लो थायरोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन होती है, ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करती है। किसको करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, और ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ठीक है ना, वहां कोई नली वली नहीं होती, कोई डक्ट नहीं होती, ठीक है ना, इसलिए उनको एंडोक्राइन बोला जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन फिर जिस भी जगह में, जिस भी बॉडी पार्ट में, या जिस भी सेल में पहुंचाना हो वहां पहुंचाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक और होता है, एक होता है ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन, एक और ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन होता है ट्रांसफेरिन। फेरिन से मतलब यहां पे आयरन होता है फ्रेंड। तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है, आयरन का ट्रांसपोर्ट करता है। आयरन कहां से मिलता है, जो भी हम चीजें खाते हैं आयरन से भरपूर, जैसे हरी सब्जियां होगी, ठीक है ना, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। तो ये ट्रांसफेरिन जो आयरन होता है, जिस भी जगह इसको पहुंचाना है, ये भी क्या करती है, इसका ट्रांसपोर्ट करती है। कौन, ये ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन। तो यहां पे जो ग्लोबुलिन है, दो प्रकार की, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन, ठीक है। ये क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये क्या करती है, ट्रांसफर करती है। जैसे थायरोग्लोबुलिन होती है, ट्रांसफेरिन होती है, ये क्या होती है, ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन होती है, जो इन हार्मोन को ट्रांसफर करती है, मिनरल साल्ट को ट्रांसफर करती है, ठीक है ना। और ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड वाला टॉपिक, थर्ड वाला पॉइंट, यानी कि फाइब्रिनोजन, यानी क्लोटिंग प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोटिंग प्रोटीन, क्लोटिंग प्रोटीन क्लोटिंग प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजन, बहुत सारे होते हैं फ्रेंड फाइब्रिनोजन। अभी मैं यहां पे बात कर रहा हूं फाइब्रिनोजन की, फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से क्लोटिंग प्रोटीन है और क्लोटिंग फैक्टर भी है। क्लोटिंग फैक्टर, बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे ब्लड हमारे बॉडी से निकला, ब्लड वेसल से निकला, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, अगर उसमें कोई एंटीकोगुलेंट है। ऐसा नॉर्मल की बात कर रहे हैं, वो तो एंटीकोगुलेंट तो हमने मिलाया था, ठीक है। तो जैसे ब्लड, अगर ब्लड नहीं रुकेगा तो फिर पूरा ही ब्लड बह जाएगा, ठीक है ना। तो ये फाइब्रिनोजन क्या है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसके बारे में इसकी बात की है मैंने, ठीक है। बहुत सारे क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं, वो हम बात करेंगे जब प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे ना, जब हम प्लेटलेट पढ़ेंगे, थ्रोम्बोसाइट सेल पढ़ेंगे, तो पूरे जो फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं 12-13, उनके बारे में बात करेंगे। यहां पे जस्ट मैं बता रहा हूं कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, ये क्या करती है, जैसे ही ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है, ये क्या करती है, ब्लड को क्लोट कर देती है, क्लोटिंग होती है। मतलब जहां से बहना स्टार्ट हुआ, तो बेतारा उस जगह से फिर क्लोटिंग हो जाएगी, बहना बंद हो जाएगा, या बाहर ब्लड बह गया तो क्लोट हो जाएगा, पूरा जम जाएगा। यहां पे दो चीजें, मैंने पहले क्या बताया था, ब्लड निकाला, सैंपल लिया ईडीटीए वाइल में, तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे ब्लड क्लोट नहीं हुआ था फ्रेंड, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। वहां पे क्या हुआ था, सेल नीचे बैठ गई थी और प्लाज्मा ऊपर रह गया था, तो वापस फिर हिलाया हमने, तो वो होल ब्लड बन गया, ठीक है। यहां पे दूसरी कंडीशन होगी, यहां पे क्या होगा फ्रेंड, जैसे वाइल में ब्लड लिया, इसमें कोई क्लोटिंग फैक्ट, सॉरी एंटीकोगुलेंट नहीं है, जैसे ईडीटी वाइल नहीं है, यूं सोचो प्लेन वाइल है,
ठीक है, इसमें कोई चीज नहीं मिलाई। तो प्लेन वायल में जैसे हमने ब्लड डाला, प्लेन वायल में जैसे हमने ब्लड डाला, तो यहां पे क्या होगा देखो, ऐसे लिक्विड बन जाएगा, ऐसे लिक्विड बन जाएगा और यहां पे क्लोट बन जाएगा फ्रेंड। यहां पे क्या बन जाएगा, ये क्लोट बन के कहां बैठ जाएगा, इस बॉटम में। यहां पे क्लोट बन गया, तो ये जो बना, ये तो बन गया क्लोट, ब्लड क्लोट। और ये जो बना है इसको बोलते हैं सीरम। नई चीज सीखने को मिलेगी, सीरम। यहां पे क्या बना, वहां पे क्या बना था, प्लाज्मा। ध्यान से समझना फ्रेंड, वहां पे क्या मिलाया हुआ था, एंटीकोगुलेंट। यहां कुछ नहीं मिलाया। जैसे आप कई बार देखना ब्लड बहता है तो ब्लड तो जम जाता है, पर आसपास पीले पीले रंग का स्ट्रा कलर का क्या रहता है, चिपचिपा पदार्थ, उसको बोलते हैं सीरम। वो होता है सीरम। जैसे बहुत सारे टेस्ट सीरम से होते हैं, जैसे RFT, LFT, ठीक है ना, ये सब सीरम से होते हैं। तो ये जो बनेगा, ये वाला फ्लूइड, ये सीरम है, और यहां पे क्लोट बन गया। अब यहां पे एक चीज देखो, ये जो सीरम बना ना फ्रेंड, ये सारा प्लाज्मा और सेल सब इसमें आ गए। सीरम क्या होता है, एक तरह से प्लाज्मा जैसा ही होता है। उसमें जो कंटेन होते हैं प्लाज्मा जैसे होते हैं, बट इसमें जो क्लोटिंग फैक्टर है ना, वो या तो कम होते हैं, लेस होते हैं, या फिर जो क्लोटिंग फैक्टर हैं वो इस क्लोट को बनाने में खर्च हो गए। इस क्लोट को बनाया ना, इस क्लोट को भी तो बनाया ना। इस सीरम में जो भी क्लोटिंग फैक्टर होंगे वो इस क्लोट को बनाने में खत्म हो गए। यानी कि सीरम में कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता। सीरम क्या होता है, एकदम हल्के पीले रंग का, देखा होगा आपने, वैसे ही प्लाज्मा जैसा ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पे तो बनता है सीरम, वहां पे क्या बना था, प्लाज्मा। जब ब्लड क्या हो जाए, क्लोट हो जाता है ब्लड, जब बनता है सीरम। जब ब्लड में सेल नीचे बैठ जाती है और ऊपर जो आता है वो आता है प्लाज्मा, बिना एंटीकोगुलेंट, विद एंटीकोगुलेंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, और इस प्रकार ये प्लाज्मा प्रोटीन काम करती है हमारे ब्लड में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी ना, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं हमारे ब्लड में और क्या क्या काम करते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, अब हम बात करते हैं, बस थोड़ी देर और रुक जाओ फ्रेंड, बस खत्म होने वाली क्लास। इलेक्ट्रोलाइट, कितना लंबा चल गया क्लास, 1 घंटा हो गया क्या यार, वाह यार 1 घंटे चल गई। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब प्लाज्मा में जो पाई जाने वाली चीजों की बात कर रहा हूं मैं, या प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, सब चीजें पाई जाती है इस प्लाज्मा में। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें फ्रेंड, या इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती, प्लाज्मा की हम बात करें तो यहां पे पॉजिटिव आयन की बात करें, हम पॉजिटिव आयन की बात करें तो यहां पे जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो सोडियम पाया जाता है। नेगेटिव आयन की बात करूं तो क्लोराइड पाया जाता है। दोनों क्या करते हैं फ्रेंड, सोडियम और क्लोराइड दोनों क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड में अधिक मात्रा में यही पाए जाते हैं, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रोलाइट की बात करें फ्रेंड, तो ये क्या काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं हमारे, और भी इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, और भी आयन पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन पाया जाएगा। तो कैल्शियम आयन क्यों ब्लड में पाया जाता है, क्योंकि ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी बात करें जैसे सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। सोडियम कैल्शियम पोटेशियम, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, नर्व ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नर्व ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को, एक तरह से क्या है, नर्व इंपल्स को मजबूत करते हैं, या तो यूं कह सकते हो,
या नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयन तो होते हैं, नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती तो कैसे होती है, न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा होती है ना, केमिकल्स ही होती है उस तरह से, ठीक है ना। तो ये भी केमिकल्स ही है ना, तो इनके द्वारा क्या होता है फ्रेंड, नर्व इंपल्स का ट्रांसफर होता है। यहां पे बात करें हम फोस्फेट की, फोस्फेट या बाइकार्बोनेट, फोस्फेट और बाइकार्बोनेट ये क्या करते हैं, एसिड बेस को मेंटेन करते हैं ब्लड के। ये क्या करते हैं, एसिड बेस को मेंटेन करते हैं। यहां पे देखो फ्रेंड, इलेक्ट्रोलाइट में सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाएगा पॉजिटिव आयन में, नेगेटिव आयन में क्लोराइड पाया जाता है सबसे ज्यादा, बट यहां पे कैल्शियम भी पाया जाता है। ये क्या करता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा है तो मसल्स में सब ब्लड सप्लाई होती है, मसल्स में तो ये कैल्शियम जाता है, ठीक है ना। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम ये नर्व ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोस्फेट एंड बाइकार्बोनेट एसिड बेस बैलेंस में, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं ब्लड के, और इसी एसिड बेस जो बैलेंस होता है इसी को हम बोलते हैं पीएच। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, पीएच। पीएच मैंने क्या बताई, पीएच, पीएच क्या बताई थी मैंने, क्या बताई थी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पे देखो पीएच क्या होती है। पीएच फ्रेंड, अगर हम पीएच का पैमाने की बात करें, पीएच यहां पे ब्लड की जो पीएच होती है फ्रेंड, अभी बताऊंगा मैं, ब्लड थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले ये समझा देता हूं। ब्लड का पैमाना होता है वो 1 से 14 तक होता है, सॉरी पीएच का, पीएच का जो पैमाना होता है, यहां दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, हाँ, पीएच का जो पैमाना होता है 1 से 14 होता है। 1 से मैं बात करूं 6 तक, यहां पे जो पीएच होगी एसिडिक होगी, क्या एसिड होगा, एसिडिक होगी। 1 से 6 तक, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे एसिडिटी कम होती, एसिड कम होता जाएगा। यहां पे 7 की बात करूं मैं, ये बिल्कुल न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल की स्पेलिंग गलत है यार, सॉरी, न्यूट्रल यानी वाटर जो न्यूट्रल होता है, वाटर की जो पीएच होती है मेरे दोस्तों वो 7 होती है, उदासीन एकदम, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी कर लो बेचारा कुछ नहीं करता, एकदम न्यूट्रल आदमी है पानी, ठीक है। उसकी पीएच होती है 7। जैसे ही इधर 7 से 14 तक बढ़ेंगे हम, इधर बन हो जाएगी क्षारीय, जिनको बोले एल्के लाइन, एल्के लाइन, ठीक है। तो यहां पे चीज देखो, एक से अगर, एक से हम इधर जा रहे हैं, अगर 1 होगी तो बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिड है उसमें, इधर जैसे जैसे जाएंगे एसिड कम होता जाएगा, ठीक है, एसिड कम होता जा रहा है। फिर यहां आ गई उदासीन, यहां पे उदासीन हो गया, ना तो एसिडिक ना बेसिक। फिर जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे एल्केलिनिटी, एल्केलाइन प्रॉपर्टी, एल्केलाइन प्रॉपर्टी, ये क्षारीयता बढ़ती जाएगी, इधर क्या होती है, बढ़ती जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया पीएच। तो अगर नॉर्मल पीएच करें हम बात ब्लड की, ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है, ब्लड की नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45, यहां देखो 7 यानी एसिड तो नहीं है, ब्लड क्या नहीं है, एसिड तो है ही नहीं, समझ में आ गया पीएच, क्योंकि इधर होती तो एसिड है ब्लड, बस ब्लड की पीएच होती है 7.35 से 7.45, यानी उदासीन के बाद है भाई साहब, एसिड से तो बच गए। तो जो हमारा ब्लड होता है थोड़ा सा स्लाइटली एल्केलाइन होता है, देखो 0.3 है, मतलब यहां तक कि 8 नहीं है, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, तो ये मान लो ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, तो इनके बीच में ये, यानी 7.35 से 7.45, यानी स्लाइटली एल्केलाइन। कौन सी पीएच है हमारी, हमारा जो ब्लड की पीएच है वो है स्लाइटली एल्केलाइन, ध्यान रखना फ्रेंड, स्लाइटली एल्केलाइन, और इसको नोट कर लेना 7.35 से 7.45। समझ में आ गया ना पीएच क्या होता है, ऐसे होती है पीएच, इसका स्केल 14 तक होता है, ठीक है, आ गया होगा समझ में, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करें न्यूट्रिएंट्स,
सारी बात की थी, न्यूट्रिएंट्स कैसे लेके जाता है, क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी तो होता है ना प्लाज्मा में, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड में ये चीज प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा क्या बना रहा है, 55% बना रहा है, तो सबसे ज्यादा चीजें इसी के साथ जाएगी, उधर तो सेल है, बाद में तो सेल ही पड़ेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की बात करें फ्रेंड, एक तो न्यूट्रिएंट्स की क्यों जरूरत है, ब्लड क्या ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, कहां ले जाता है, या तो सेल की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, उस सेल को प्रॉपर डेवलप करने के लिए, दो जगह, दो चीजों के लिए ले जाएगा, एक तो सेल को ग्रोथ करने के लिए, एक मेटाबॉलिज्म के लिए, दोनों जगह ले जाएगा। फिर जैसे मेटाबॉलिज्म होगा, जैसे एक तो ले जाएगा सेल ग्रोथ के लिए, दूसरा ले जाएगा मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। सेल ग्रोथ के लिए ले जाएगा, मेटाबॉलिज्म के लिए ले जाएगा। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और मिनरल साल्ट हो, मिनरल साल्ट नो, एमिनो एसिड, सॉरी, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड हो गए, विटामिन हो गए, ये सब कहां जाएंगे, एक तो मेटाबॉलिज्म के लिए जाएंगे, यहां से मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, किसके द्वारा होगा, मेटाबॉलिज्म होगा कहां पे, जैसे मान लो लीवर में मेटाबॉलिज्म हुआ, तो यहां से भी तो क्या मिलेगी फ्रेंड, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, या यहां से भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यहां से भी क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इनको भी लेके जाएगा, इनको भी लेके जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। और कहां से न्यूट्रिएंट्स, जैसे जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक हमारा गैस्ट्रो स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहां से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा, और जिस जगह में जरूरत होगी, जिस भी सेल में, जिस भी टिश्यू में, वहां पे पहुंचाएगा, जिस सेल की या टिश्यू की ग्रोथ की आवश्यकता है वहां पहुंचाएगा। तो इस प्रकार न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है फ्रेंड, ये या तो पहुंचाता है, या वहां यूज हो जाते हैं, या फिर स्टोर करके रखा जाता है उस जगह में। तो इस प्रकार ये न्यूट्रिएंट्स को ले जाते हैं सेल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए ले जाते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म से भी क्या होता है फ्रेंड, मेटाबॉलिज्म से भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म से भी क्या होता है, वहां से भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, तो वहां से भी फिर लीवर से जाएंगे, लीवर से फिर ब्लड में आ जाएंगे, फिर ब्लड से वो जिस सेल को पहुंचाना है वहां पहुंचाएंगे, एक साइकिल चलता रहता है। मेटाबॉलिज्म के लिए आया, मेटाबॉलिज्म ने भी फिर न्यूट्रिएंट्स बनाए, फिर मेटाबॉलिज्म के लिए आया, फिर न्यूट्रिएंट बनाए, फिर सेल को पहुंचा दिया, ठीक है। और जीआई ट्रैक से भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है हमारा ब्लड, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वेस्ट प्रोडक्ट, उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालता है, या कैसे लेके जाता है, या कैसे क्या करता है, किस प्रकार ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट पे काम करता है। वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना हमारे ब्लड में, तो क्या होते हैं, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें फ्रेंड, जब लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, सबसे ज्यादा क्या है, लीवर मेटाबॉलिक एक्टिव है। लीवर में जब मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर में किसका होता है, प्रोटीन का, जैसे मान लो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ, तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से क्या क्या बना, यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन, ये क्या बने, इस मेटाबॉलिज्म से बने। पेन हल्का क्यों चल रहा है आज यार। जब लीवर में क्या हुआ फ्रेंड, प्रोटीन का क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, प्रोटीन का क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, तो वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बना, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बना, यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन। इन यूरिक एसिड, यूरिया, इन क्रिएटिनिन को ये ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, ब्लड स्ट्रीम से इनको पहुंचाया जाता है, इनको पहुंचाया जाता है मेरे फ्रेंड किडनी में। कहां पहुंचाया जाता है, ब्लड इनको लेके जाता है किडनी में। किडनी क्या है, एक तरह से एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। किडनी क्या करती है, फिर इन चीजों को यूरिन के द्वारा क्या कर देती है, एक्सक्रिएट कर देती है, उत्सर्जन कर देती है इनका, ठीक है। लीवर में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो, उससे यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन बना, ये सब ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड स्ट्रीम में आके किडनी में गया, किडनी से यूरिन के द्वारा एक्सक्रिएट कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार लीवर में मेटाबॉलिज्म हुआ। दूसरी प्रकार, दूसरी टाइप से एक
और मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है टिश्यू में मेटाबॉलिज्म। टिश्यू मेटाबॉलिज्म, जब टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होता है तो फ्रेंड वहां वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकलती है। क्या निकलती है फ्रेंड? CO2 निकलती है। CO2 ब्लड के द्वारा कहां आती है? हमारे लंग्स में। लंग्स में आती है ना ब्लड के द्वारा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है तो पता होगा आपको, पता है, ठीक है। CO2 कहां पे आई? लंग्स पे लाई। लंग्स पे एक्सक्रेट हुई किसके द्वारा? एक्सपीरेशन के द्वारा। हमने सांस बाहर निकाली, एक्सपीरेशन किया, और लंग्स से क्या निकाल दी? CO2 बाहर निकाल दी। तो इस प्रकार हमारा ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, या इसमें वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जो इस प्रकार बाहर लेके जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। उसके बाद बात करेंगे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स की क्या बताऊं? हॉर्मोन्स तो डायरेक्ट मैंने बताया था अभी। हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट हुए। हॉर्मोन्स के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बताता हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट हुए, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आए, और जिस भी जगह उनको पहुंचाना है वहां पे पहुंचाया जाता है हॉर्मोन्स को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, लास्ट गैसेज। लास्ट है फ्रेंड, मजा आएगा इसको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसेज, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा। इसमें कोई इंपॉर्टेंस वाली चीज बताऊंगा मैं। गैसेज का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा, या गैस हमारे ब्लड के द्वारा जाती है, ऑक्सीजन जाती है जो ब्लड के थ्रू जाती है। बट यहां पे क्या होता है फ्रेंड, जो ऑक्सीजन होती है ना, वो वाटर में इतनी नहीं घुल पाती, वाटर में प्रॉपर डिजोल्व नहीं हो पाती। ऑक्सीजन में होती है बट कम मात्रा में। तो जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है इस प्लाज्मा में, प्लाज्मा क्या है? एक तरह से वाटर है। तो जो प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिजोल्व होगी वो 2% के आसपास ही होती है। अब भाई साहब 2% आसपास, 2% ही प्लाज्मा लेके जाएगा कि ऑक्सीजन 100% में से? नहीं यार, फिर तो टिश्यू मर जाएंगे, सेल की डेथ हो जाएगी, वहां ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या होता है फ्रेंड, हमारे ब्लड में जो आरबीसी है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल, अभी बात की थी मैंने, आरबीसी, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको HB यानी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। हीमोग्लोबिन का नाम सुना ना, HB का सबने सुना होगा। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन वाटर में प्रॉपर डिजोल्व नहीं हो पाती, 2% वाटर यानी प्लाज्मा है नहीं यहां ब्लड में वाटर, क्योंकि 90 to 92% प्लाज्मा किससे बना है? वाटर से बना है। तो जो ऑक्सीजन है वो 2% डिजोल्व हो रही है, प्रॉपर डिजोल्व नहीं हो रही, तो टिश्यू मर जाएंगे। तो भाई साहब दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। दूसरे जुगाड़ के लिए आरबीसी आई। आरबीसी के पास कि मेरे पास HB है, तो HB ने कहा कि भाई साहब मैं ना ऑक्सीजन को मेरे पास जोड़ दूंगा, ऑक्सीजन को मैं ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। और यहां पे HB प्लस ऑक्सीजन मिलके यहां क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यू में क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही जाती है, ऑक्सीजन जाती है, बट हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये लेके जाता है ब्लड, ऑक्सीजन ये कितनी है? 98% ये लेके जाता है। इसलिए तो भाई साहब जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है उसको सांस मतलब जैसे थोड़ा सा ही चलता है थक जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन लेके नहीं जा रहा प्रॉपर, तो सांस फूल जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, मरने जैसी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, यहां पे ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। या CO2 की बात करूं मैं फ्रेंड, CO2 की बात करूं तो CO2 भी थोड़ी बहुत क्या है? प्लाज्मा में डिजोल्व होती है। मतलब CO2 को भी तो लाना पड़ेगा ना। मैंने क्या बताया था? CO2 वेस्ट मटेरियल के रूप में, कहा टिश्यू मेटाबॉलिज्म होता है तो वहां वेस्ट मटेरियल के रूप में CO2 बन रही है। तो यहां पे जो प्लाज्मा इसको डिजोल्व करेगी सिर्फ 5 से 10% करेगी। ठीक है, यहां पे प्लाज्मा, इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन भी 5 से 10% के आसपास CO2 को भी जोड़ता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ता है। कितना? 5 से 10% के आसपास।
तो अब ये तो 10% के आसपास ही हुआ, 10-10-20 हो गया, मान लो यूं कहो 20% हो गया, 10 से 20% हो गया। अब और CO2 को कहां से लाएंगे? तो और CO2 को क्या होता है फ्रेंड, और CO2 को क्या होता है, और CO2 का क्या होता है, और CO2 किस में कन्वर्ट हो जाती है? बाई कार्बोनेट में, बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? बाई कार्बोनेट में। कौन करता है? बाई कार्बोनेट में। ये आरबीसी, जो आरबीसी ना, ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देती है? बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देती है। और जो ऑक्सीजन जितनी हमारी बाहर निकलती है बाई कार्बोनेट के रूप में निकलती है वो, और बाई कार्बोनेट के रूप में निकलेगी फ्रेंड 80 से 90%। जो CO2 एक्सक्रेट होती है वो बाई कार्बोनेट के रूप में ब्लड में जो पाई जाती है बाई कार्बोनेट के रूप में होती है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया होगा। बाई कार्बोनेट के रूप में होती है। CO2 को क्या करती है? ये एक तरह से यूं बोलो, ये Hb है ना, ये भी इसको जोड़ता है। ये Hb तो कितना लेके जा रहा है? 5 से 10, और ये बाई कार्बोनेट के रूप में कितनी आ रही है? 80 से 90%। 80 से 90% बाई कार्बोनेट के रूप में आ रही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया यार कंप्लीट प्लाज्मा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लड सेल, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आरबीसी हो सकता है आरबीसी में ही बहुत सारा टाइम लग जाए, तो आरबीसी भी बहुत बड़ा टॉपिक है, एरिथ्रोसाइट। ठीक है ना फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।